गाइस, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ छाड़कर आपको भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए? क्योंकि एक बार ये देखिए, ये है एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की अर्निंग, जहां आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह इन्फ्लुएंसर्स जिनके पास सिर्फ 1 लाख फॉलोअर्स भी है ना, वो बस 1 मिनट की छोटी सी रील को अपलोड करने के लिए आराम से 20 से 50 हजार रुपए चार्ज करते हैं। वहीं अगर ये नंबर आप बड़े इन्फ्लुएंसर्स का देखें तो वो सिर्फ 1 मिनट की वीडियो का 3 से 5 लाख रुपए लेते हैं। और ये सभी क्लेम्स एक प्रोफेशनल एडवर्टाइजमेंट एजेंसी की रिपोर्ट से पता चले हैं। अब इसे देखकर आपके मन में ये जरूर आया होगा कि मुझे भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए, क्योंकि एक तरफ जहां मैं अपने प्रोफेशनल कोर्स या पढ़ाई में इतना ध्यान दे रहा हूं, वहां पर ऑलमोस्ट 30% ग्रेजुएट्स को तो जॉब तक नहीं मिल रही है। वहीं आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट से निकले हुए ग्रेजुएट्स में से 38% को प्लेसमेंट तक नहीं मिल पा रही है। तो बाकी यूनिवर्सिटीज के तो क्या ही कहने। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ को देखूं तो उनके पास वो सब है जो मैं पाना चाहता हूँ। ढेर सारा पैसा, लग्जरी लाइफ और ढेरों फॉलोअर्स। इतना ही नहीं, जहाँ एक तरफ मुझे दिन रात पढ़ाई करके कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वहीं सिर्फ रैंडम सॉन्ग्स पर छोटा सा वीडियो बनाकर ये आराम की लाइफ जीते हुए हर उस लग्जरी को एंजॉय कर रहे हैं जिसे पाने के लिए मैं जिंदगी भर काम करूंगा। अगर आपके दिमाग में भी ऐसी बातें आती हैं और आप सोचते हैं कि मैं अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन या डिग्री को छोड़कर इन्फ्लुएंसर बनने के लिए ट्राई करूं, या आपको ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ तो एकदम परफेक्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए है कि आपको एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए या नहीं। इस वीडियो में हम लॉजिक के साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनते हैं और उसके पीछे की कौन सी डार्क रियलिटी है जो आपको कभी नहीं बताई जाती। इन्फ्लुएंसर्स बनने के पीछे की साइंस और साइकोलॉजी क्या होती है और किस तरह से इन्फ्लुएंसर्स और प्रोफेशनल्स का अर्निंग सोर्स अलग होता है। आगे वीडियो में हम 3 पॉइंट के जरिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और प्रोफेशनल्स की लाइफ को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इन तीनों पॉइंट्स के लूप के अंदर ही एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की लाइफ बंधी होती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ हम 3 पॉइंट्स पर गौर करने वाले हैं, जो कि है डोपामिन, मनी और एक्सटर्नल वैलिडेशन। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये तीनों एक लूप की तरह एक दूसरे के साथ चलते हैं। तो सबसे पहले आता है डोपामिन। पर ये वर्क कैसे करता है? डोपामिन हमारे शरीर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन में से आता है, जिसका काम बेसिकली ये होता है कि वो हमेशा हमें खुशी का एहसास दिलाता रहे, जो कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों है। क्योंकि शुरुआत में तो हम डोपामिन इसलिए एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि हम हर वक्त खुश रहना चाहते हैं, लेकिन इसी की लत हमें इस हद तक भी ला सकती है जहाँ हम खुश रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएं। अब इन्फ्लुएंसर्स के केस में ये 2 स्टेप में काम करता है। पहला, इन्फ्लुएंसर के डोपामिन को सेटिस्फाई करके, और दूसरा ऑडियंस के डोपामिन रस को सेटिस्फाई करके। चलिए इसे जरा डीप में समझते हैं। अगर आप देखें तो कोई भी इन्फ्लुएंसर अपनी शुरुआत इसलिए करता है क्योंकि उसे लाइक्स और कमेंट्स से बहुत प्यार है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के समय में लगभग हर कोई अपने सोशल मीडिया पोस्ट के नीचे लाइक्स और कमेंट्स का भूखा रहता है। लेकिन जब उन्हें नॉर्मल लाइक्स और कमेंट्स से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तब वो कुछ अलग करने की कोशिश करता है, जिसमें कई इन्फ्लुएंसर्स की ये कुछ अलग और हटके करने की स्ट्रेटेजी काम कर जाती है और वो वायरल हो जाते हैं। कई बार कुछ वीडियोस जो कि जरा से भी खास नहीं होते और ना ही उनमें कुछ ऐसा होता है कि वो वायरल होने के लायक हो, लेकिन फिर भी उसमें कुछ अलग चीज होने की वजह से वो वीडियोस वायरल हो जाती हैं और इन्फ्लुएंसर रातों रात वायरल हो जाता है। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रानू मंडल और वायरल सहदेव, जिसने बचपन का प्यार मेरा भूलना जाना रे गाना गाया था। अगर आप कुछ समय पहले की बात याद करें तो आपको ये याद आएगा कि रानू मंडल और सहदेव दोनों ही रातों रात वायरल हुए थे और बस कुछ ही दिनों में इन्हें इतने लोग जानने लगे थे कि इसे देख के ये कहना गलत नहीं होगा कि बड़े बड़े एक्टर्स को शुरुआत में सालों तक लग गए होंगे इतने लोगों तक पहुंचने के लिए। अब बस यहीं से ये तीनों लूप्स की शुरुआत होती है। जैसे ही इससे लोगों का डोपामाइन सेटिस्फेक्शन पूरा हुआ, लोगों ने इन वायरल सॉन्ग्स पर वीडियोस बनाना शुरू किया। हर तरफ इन्हीं की बातें होने लगी, जिससे रातों रात रानू मंडल और सहदेव को सेलिब्रिटी वाली पोस्ट मिल गई। इसका एक और बेस्ट एग्जांपल है वायरल कच्चा बादाम सॉन्ग से वायरल हुई अंजलि अरोरा। हालांकि आप में से कई लोगों को ऐसा लगेगा कि अंजलि अरोरा कच्चा बादाम वाले सॉन्ग से वायरल हुई थी, जबकि उससे पहले भी हजारों लोगों ने इसी सॉन्ग्स पर रील बना दिए थे, पर तब भी कोई अंजलि अरोरा की तरह वायरल नहीं हो पाया क्योंकि सब एक ही तरह के रील्स बना रहे थे। अब भले ही आप वीडियो को कितना भी वल्गर कह लें, लेकिन सच ये है कि इंडिया की एक बहुत ही बड़ी फालतू ऑडियंस को उस वीडियो से बहुत ज्यादा डोपामिन रस मिला। अंजलि अरोरा को लाइक्स और फॉलोअर्स से डोपामिन मिला, जिससे वो आगे और वैसे ही कंटेंट्स बनाने लगी। वहीं उसकी ऑडियंस का भी डोपामिन रस पूरा होने लगा और उन्होंने कुछ ही दिनों में अंजलि अरोरा को वायरल कर दिया, जिसे देखते ही देखते वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गई। यहाँ सिर्फ एक वीडियो ने वो कमाल कर दिखाया जो उसी सॉन्ग्स पर बने लाखों दूसरे वीडियोस नहीं कर पाए। अब यहाँ पर डोपामिन कैसे काम करता है इसे और अच्छे से आप समझ सकते हैं। अंजलि अरोरा के बाद उसी के जैसे डांस को कॉपी करते हुए कई और लोगों ने भी उस सॉन्ग्स पर वीडियो बनाए, पर तब भी किसी और का वीडियो वायरल नहीं हुआ क्योंकि लोगों को जो कुछ अलग देखना था वो उन्हें अंजलि अरोरा के वीडियो से मिल चुका था और अब वापस उस डोपामिन रस के लिए उन्हें कुछ नया देखने की चाह थी, ना कि वही जो पहले से वायरल हो चुका है। तो इस तरह से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का स्टेप फर्स्ट कंप्लीट होता है और ये स्टेप कोई एजुकेटेड प्रोफेशनल नहीं कर सकता, क्योंकि पहले तो कोई चीज को वायरल करना ही बहुत मुश्किल है और फिर हर बार कुछ नया लाना उससे भी ज्यादा मुश्किल। हालांकि तब भी कुछ प्रोफेशनल्स ने इस
लूप को ब्रेक किया है, जैसे कि इजी स्निप, जिनका प्रोफेशन तो वैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर और कम्प्लीटली कोडिंग से रिलेटेड था, पर अपने मीम के साथ कोडिंग को सिखाने के तरीके ने उन्हें वायरल कर दिया और हर बार अपने कंटेंट में थोड़े थोड़े चेंजेस लाकर उन्होंने खुद की ऑडियंस बनाई और अब वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। इसके बाद आता है मनी, यानी कि पैसा। अब डोपामिन को किस तरह से इन्फ्लुएंसर्स अपने लिए मॉनेटरी बेनिफिट में बदलते हैं, इसके भी दो स्टेप्स हैं। पहला ट्रस्ट और दूसरा ऑडियंस रीच। लेकिन इससे पहले कि हम ये जाने कि ये काम किस तरह करता है, हमें ये जानना जरूरी है कि इन्फ्लुएंसर्स को पैसे कहाँ से मिलते हैं, क्योंकि ऑडियंस तो इन्फ्लुएंसर्स को एंटरटेन करने के लिए पे नहीं करेगी, बट इनडायरेक्टली ऑडियंस ही पे करती है एडवर्टाइजमेंट्स देखकर। अब ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि आज के समय में किसी भी कंपनी को अगर अपने सेल्स बढ़ाने के लिए अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लोगों तक पहुंचाने हैं तो उसे ऑनलाइन ही काम करना होगा। और मानो या ना मानो, जितना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के पास ऑनलाइन ऑडियंस का सपोर्ट होता है, उतना किसी के पास नहीं होता, क्योंकि ऑडियंस इन्फ्लुएंसर्स को फर्श से अर्श तक आते हुए देखती है, जहां उन्होंने उनके पहले वीडियो से लेकर सक्सेस तक के हर एक पहलू को देखा है, जिससे ऑडियंस को ऐसा लगता है कि ये भी हमारी तरह ही है और उनके मन में एक होप जगती है कि शायद मैं भी ऐसा बन सकता हूँ। हालांकि हर एक ऑडियंस इन्फ्लुएंसर नहीं बनना चाहती, पर जो कोई भी इन्फ्लुएंसर्स की सक्सेस को जानता है वो सभी जरूर इन्फ्लुएंसर्स बनना चाहते हैं। अब क्योंकि ऑडियंस अपने इन्फ्लुएंसर्स के आगे उनके पहले वीडियो से थी, तो इससे बिल्ड होता है ट्रस्ट। और सच मानिए, ये एक चीज बिल्ड करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि एक बार अगर ट्रस्ट बिल्ड कर दिया गया, अब आप ऑलमोस्ट किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हैं और उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं। और यही चीज कंपनीज भी जानती है, जिस वजह से कंपनीज अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचने के लिए इन्फ्लुएंसर्स के पास जाती है। जहां आता है मनी का दूसरा स्टेप, ऑडियंस रीच। ऑलमोस्ट सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के पास बहुत अच्छा ऑडियंस बेस होता है, जिसके बदले वो कंपनीज से अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं और इन पैसों के रिटर्न में खुद के ट्रस्ट के ऊपर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेचते हैं। अब भले ही कोई छोटा इन्फ्लुएंसर भी क्यों ना हो, पर तब भी वो कंपनी से अच्छे पैसे चार्ज कर सकता है। बस वहाँ ये जरूरी है कि उसका ऑडियंस में ट्रस्ट अच्छा हो। पर बात यहाँ पर आकर रुक जाती है कि उन इन्फ्लुएंसर्स का क्या जिनके पास ऑडियंस तो काफी अच्छी खासी है पर ट्रस्ट नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत पैसे छापते हैं। पर कैसे? गैम्बलिंग एप्स के जरिए। अगर गैम्बलिंग एप्स को देखें, तब इनका मेन फोकस होता है किसी भी तरह के लोगों तक पहुंचना। एक बार जब वो लोगों तक पहुंच जाए, तब उनमें से कोई ना कोई इन एप्स के चक्कर में फंस जाता है और अपने काफी सारे पैसे गंवा देता है। और सिर्फ किसी एक मासूम के इस गैम्बलिंग ऐप में फंसने से ये ऐप कितना कमाती है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि हाल ही में एक न्यूज वायरल हुई थी, जहां एक जेईई एस्पिरेंट, जी हाँ, कोई अनपढ़ आदमी नहीं, एक जेईई एस्पिरेंट ने गैम्बलिंग एप्स के चक्कर में 90 लाख रुपए गंवा दिए, जिसके बाद उसे फैमिली से भी सपोर्ट मिलना बंद हो गया। इसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हुए ये कंपनीज उन इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करती है जिनके पास ऑडियंस बेस तो काफी अच्छा है, पर ट्रस्ट बहुत ज्यादा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इन इन्फ्लुएंसर्स को भी अपने ऑनलाइन इमेज की चिंता नहीं होती है और वो इन गैम्बलिंग एप्स को प्रमोट कर देते हैं, जिससे ज्यादा गिरी हुई कोई हरकत नहीं हो सकती है। अब ये कंपनीज भी इन इन्फ्लुएंसर्स के साथ तब तक काम करेंगे जब तक उनकी ऑडियंस को समझ ना आ जाए कि इन्फ्लुएंसर उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। और जैसे ही ऑडियंस इस बात को समझ जाती है और उनका भरोसा उठ जाता है, वैसे ही इन्फ्लुएंसर का पूरा धंधा चौपट। इसी वजह से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना एक वक्त के लिए शायद उतना मुश्किल भी ना हो, पर अपना ट्रस्ट बनाए रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जिसमें वो इन्फ्लुएंसर्स और भी ज्यादा रिस्क में रहते हैं जो रातों रात फेमस हुए। क्योंकि शुरुआत में तो उन्हें ऑडियंस से पूरा सपोर्ट मिलता है, पर जैसे जैसे लोगों को समझ आता है कि उन्होंने किसी गलत इंसान को इन्फ्लुएंसर बना दिया है, तब ऑडियंस अपने ट्रस्ट का हाथ पीछे खींच लेती है और इन्फ्लुएंसर रातों रात कंगाल हो जाते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ ट्रस्ट ही नहीं, बल्कि अपनी ऑनलाइन इमेज भी बनाकर रखनी पड़ती है, जो कि ऐसे कुछ चीजों से बिगड़ सकती है। बार बार एक ही तरह का कंटेंट बनाना, बेफालतू की कंट्रोवर्सीज में फंसना या अपनी ऑडियंस को धोखा देना। ऐसे कई इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने अपने कंटेंट में बदलाव नहीं किया और इसी की वजह से समय के साथ उनके व्यूज गिरते गए। वहीं ऐसे भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने अपनी फेक लग्जरी लाइफ स्टाइल दिखाने की कोशिश की और जैसे जैसे सच्चाई सामने आई तो लोगों ने उन्हें फॉलो करना कम कर दिया। साथ ही आपने ये भी गौर किया होगा कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स की ऑडियंस को लोग सही नहीं समझते हैं, जिस वजह से वो इन्फ्लुएंसर्स भी कभी नए फॉलोअर्स नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उनके पास जो ऑलरेडी फॉलोअर्स हैं उन्हें लोग गंवार या इन शॉर्ट छपरी मानते हैं। पर मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? ताकि आप ये समझ सके कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का ये वो कड़वा सच है जो शायद आपको कोई नहीं बताता है, ताकि आपको इनकी लाइफ परफेक्ट लगे और आप भी इनकी तरह बनने की कोशिश में इन्हें फॉलो करें। अब इसके बाद हम पहुंच जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, एक्सटर्नल वैलिडेशन, जो कि आपका पूरा मन बदल कर रख देगी, जिससे शायद ही आपके दिमाग में कभी ये ख्याल आएगा कि मुझे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है। तो अगर आप गौर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो भी है उसकी ऑडियंस की वजह से है और इसी चीज को एक्सटर्नल वैलिडेशन कहते हैं। हालांकि कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जिनके पास अपना अलग स्किल सेट है, पर ज्यादातर इन्फ्लुएंसर्स, लगभग कहें कि 90% इन्फ्लुएंसर्स ऐसे ही हैं जिनके पास कोई अलग और यूनिक स्किल नहीं है। जैसा कंटेंट वो बनाते हैं वैसा ही कोई भी दूसरा इन्फ्लुएंसर बना सकता है, जिससे ऑडियंस कभी भी उन्हें छोड़कर दूसरे इन्फ्लुएंसर के पास जा सकती है। और जैसे ही इस इन्फ्लुएंसर का एक्सटर्नल वैलिडेशन खत्म होगा, उसका पूरा धंधा चौपट हो जाएगा।
जाएगा। पर अगर हम प्रोफेशनल वर्क को देखें, जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर या लॉयर्स, तब हम समझ पाते हैं कि इनकी अर्निंग किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन पर टिकी हुई नहीं है, बल्कि उनकी अर्निंग उनके स्किल्स पर टिकी है, जिस वजह से वो दुनिया में कहीं भी हो वो तब भी वहाँ अर्न कर सकते हैं। इतना ही नहीं, समय के साथ जैसे जैसे इनका एक्सपीरियंस और स्किल बढ़ेगा वैसे वैसे ये ज्यादा अर्न करेंगे। ये बात तो ठीक है कि एक प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर जितना पॉपुलर नहीं हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से मिलने चला जाए, लेकिन वो कितना भी अर्न कर ले, किसी टॉप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के जितना वो कभी भी अर्न नहीं कर पाएगा। ये सरासर झूठ है, और ये झूठ आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बिठा दिया जाता है, जहाँ आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के टॉप 1% के बारे में बताया जाएगा। जबकि अगर आप देखें तो इंटरनेट पर लाखों में इन्फ्लुएंसर्स बैठे हैं जो उतना नहीं कमा पा रहे हैं, पर तब भी हमें उस पहलू को छोड़कर सिर्फ टॉप 1% इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बताया जाता है। पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सिनेरियो प्रोफेशनल फील्ड में भी है। अगर आप सबसे ज्यादा अर्न करने वाले डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर्स के बारे में जानेंगे तो ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि इन प्रोफेशनल्स के टॉप 1% या 0.1% कितना ज्यादा कमाते हैं। डॉक्टर शमशेर जी के बारे में शायद आपने सुना होगा, जिन्हें इंडिया का सबसे रिचेस्ट डॉक्टर माना जाता है, और उनके पास 18,000 करोड़ से ज्यादा की वेल्थ है, जो कि सभी इन्फ्लुएंसर्स के टोटल वेल्थ से भी कहीं ज्यादा है। वहीं आप आए दिन न्यूज पर भी सुनते होंगे कि IIT या किसी कॉलेज के स्टूडेंट को 50 लाख या 1 करोड़ का पैकेज मिला है, और वो भी बस ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही। और ये है प्रोफेशनल्स के टॉप 1%। अब हम हमेशा इस बात पर गौर करते हैं कि कंपनी इन्फ्लुएंसर्स को इतना पैसा देती है, पर इस पर गौर नहीं करते कि इन कंपनियों को बनाने वाले स्टार्टअप फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योर्स सब प्रोफेशनल फील्ड से ही आते हैं। इसलिए यहाँ ये समझना जरूरी है कि इन्फ्लुएंसर बनने से शायद आपको उतने पैसे नहीं मिलेंगे जितना आप चाह रहे हो, क्योंकि उसके लिए भी आपको 1% में आना होगा, टॉप 1% क्रिएटर्स की लिस्ट में शामिल होना होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि किस तरह इन्फ्लुएंसर्स बनने के पीछे की साइकोलॉजी वर्क करती है, और कैसे एक इन्फ्लुएंसर और प्रोफेशनल पैसे कमाते हैं, और दोनों का मनी सोर्स कितना अलग है। आपको भले ही इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ बहुत लग्जरी लगे, पर उसी लाइफ का दूसरा साइड मैंने वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश की है। सो आई होप आपको चीजें काफी क्लियर हुई होंगी। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।